हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बच्चे बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12th क्लास के बच्चों के लिए जो अपना एग्ज़ाम फिजिक्स का कंपार्टमेंट का 2023 के अंदर देने वाले या फिर सप्लीमेंट्री का देने वाले हैं दोस्तों। तो आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर जो आपके टोटल चैप्टर है 14 उन सभी के MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का हम क्या कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। ये आपका क्या है, आखिरी प्रहार है क्योंकि समय नहीं बचा हुआ है दोस्तों एग्जाम का। यदि आपने अभी तक PDF परचेज नहीं की है तो 299 रुपये पे कीजिए और आप PDF परचेज कीजिए जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज, लॉन्ग क्वेश्चन, डेरिवेशन, डेफिनेशन, ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। साथ के साथ आपको स्पेशल डाउट क्लास भी मिलेगी। तो देरी मत कीजिए और एग्ज़ाम को जितनी जल्दी हो सके एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए क्योंकि समय अब नहीं बचा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का क्या है। सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो आवेशों के मध्य बल है F, उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो इन आवेशों के मध्य बल होगा। देखो जो कूलाम का बल है वो दूरी के वर्ग क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी आपने 3 गुना करिए, इसका मतलब कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो बल आपका हो जाएगा F/9 आपका बल हो जाएगा। से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर लगेगा। आप एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रख देते हो तो दोस्तों उस पर सिर्फ लगता है केवल बल आघूर्ण, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो बल का मान होता है दोस्तों वो होता है आपका 0। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप जा सकते हो वीडियो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P और E के मध्य कोण कितना होना चाहिए। देखो सूत्र आता है बल आघूर्ण का, टोर बराबर PE साइन थीटा। अब आपको बल आघूर्ण मैक्सिमम दिखाना है तो आपको थीटा का मान 90 जमाना होगा क्योंकि साइन 91 होता है। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Q बराबर N फॉर्मूले से आवेश का मान 1 है, N गुणा में E का मान, आप इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 पॉइंट से 10⁻19 कूलाम जमा दोगे तो आपका जो आंसर है दोस्तों कैलकुलेट करने के बाद वो 6.25 गुणा 10 की पावर, ये दोस्तों पावर में है ना, 10 18 जो लिखा हुआ है 10 की पावर में 18 है ना, यहाँ मिस प्रिंट है, थोड़ी सी बोलना पड़ेगा बहन को, थोड़ा सा सही तरह से काम करें। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में स्थित धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर Q में ε0 होता है फ्लक्स का मान, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो आवेश है आपका धन आवेश है, मतलब कि आवेश का मान 1 है, तो फाई बराबर 1 में ε0। ε0 को आप दोस्तों जब ऊपर लेके जाते हो तो ये आपका हो जाता है ε0 का इनवर्स आपका हो जाता है। तो आपका ऑप्शन चला जाएगा बे ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो। आगे चलते देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक घन के अंदर प्लस माइनस Q आवेश वाले 2 द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा। दोस्तों गाउस के नियम में मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि गाउस का जो नियम होता है उसके लिए जो फ्लक्स का मान होता है वो होता है फाई बराबर सिग्मा Q/ε0, मतलब कुल आवेश बटे में निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। देखो जब भी आप किसी भी विद्युत द्विध्रुव को चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, आप उसको घन के अंदर रख दो यानी कि बंद पृष्ठ के अंदर रख दो तो देखो जो प्लस माइनस आवेश होता है दोनों आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में अलग होते हैं। यदि आप इनको कुल आवेश के लिए ऐड करोगे तो आवेश का मान कितना आएगा, 0 आएगा। इसीलिए जो आपका फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। से ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। देखो दोस्तों माध्यम में और निर्वात में बल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने PDF के अंदर, जिन्होंने PDF परचेज कर रखी है। जो FM होता है, जो माध्यम का बल होता है वो निर्वात के बल बटे में पराविद्युतांक होता है। तो देखो आप माध्यम में बल चाह रहे हो और आपने पराविद्युतांक की प्लेट रख दी यहाँ पर, तो इसका मतलब भाग लगा रहे हो आप निर्वात के बल में, तो माध्यम का बल तो डेफिनेट क्या होने वाला है, कम। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का सूत्र है। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, टोर बराबर आपका पी वेक्टर गुणा में ई वेक्टर होता है, वेक्टर फॉर्म में। तो पी वेक्टर गुणा में ई वेक्टर, तो दोस्तों आपका बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेक्टर लगाना भूल गए दोस्तों, आप वेक्टर लगा लेना, ठीक है। आगे है धारा अपव्यय वेग में संबंध क्या है। तो संबंध होता है आई बराबर ई एन ए वी डी, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मल्टीप्लाई में है, यदि आप सोच रहे हो कि ई पहले एन बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। देखो दोस्तों, चालकता होती है आपकी सिग्मा, आप सभी को बता दूं मैं, चालकता आपकी सिग्मा होती है और प्रतिरोधकता आपकी रो होती है, ठीक है। और जो रो है आपका वो चालकता का क्या है, व्युत्क्रम है, मतलब चालकता व्युत्क्रम रो मान लो या रो का व्युत्क्रम चालकता मान लो, बात एक ही है। अब इन दोनों को आप गुणा करोगे तो ये तो आपस में कैंसिल आउट कर ही देंगे ना एक दूसरे को, तो ये आपका किसी पर भी नहीं आएगा। वो ये कह रहा है दोस्तों, किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का जो गुणनफल है वो क्या होगा, तो प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। मीटर ब्रिज का तार बना होता है लोहे का, तांबे का, कॉन्स्टेंटिन का, से ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध के बराबर, बाह्य प्रतिरोध से अधिक, बाह्य प्रतिरोध से कम, से ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, व्योममापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है नगण्य होता है दोस्तों, कितना होता है, नगण्य। आगे चलते हैं, नगण्य होता है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो आपका केवीएल का नियम होता है। पिछला वाला जो वीडियो हमने दिया आप सभी को बनाकर, तो वो केवीएल के नियम पर था, है ना। तो ये आपका डिसाइड करता है ऊर्जा संरक्षण नियम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टमीटर एवं आदर्श एमीमीटर होना चाहिए। देखो दोस्तों, शून्य एवं अनंत, अनंत व शून्य, शून्य दोनों के शून्य होने चाहिए, दोनों के अनंत होने चाहिए, तो इसमें बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनंत और शून्य। आगे चलते हैं, एक टेस्ला कितने गाउस के बराबर होता है, 10 की पावर प्लस 4 गाउस, ये 10 की पावर 4 है दोस्तों, है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो इसका मात्रक वेबर बटा मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, दो समांतर सुचालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, तो तार है दोस्तों, धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्शन लगेगा इनमें दोस्तों, है ना, फोर्स। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में संबंध होता है, तो दोस्तों आपका जो दे ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, तांबा कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, तो दोस्तों ये आपका अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय नहीं होगा, प्रतिचुंबकीय। कैसा है, प्रतिचुंबकीय। आपेक्षिक परागाम्यता की इकाई क्या है, तो बताइए दोस्तों, ध्यान से देखिए और बताइए, ये दोस्तों इकाई रहित है ना। आगे देखिए, चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है, तो ये आपका होता है 0 डिग्री। ध्रुव पर नति कोण 0 होता है और भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री होता है। लो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ ही गया, भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान होता है आपका 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है दोस्तों दिक्पात कोण। क्या कहलाता है, दिक्पात कोण। डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में, दिक्पात कोण की परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम जिस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है वो है आपकी, तो लेंज का नियम है जो आपका ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है लेंज के नियम से दोस्तों, किसके नियम से, लेंज के नियम से। स्व प्रेरण गुणांक की विमाएं होती हैं, तो दोस्तों इसकी विमाएं क्या होती है आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। M1 L2 T-3 A-2, ये आपकी विमा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रांसफार्म किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दोस्तों ये अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, किसी परिपथ का प्रतिरोध R दिया हुआ है आपको 12 ओम है, प्रतिबाधा यानी कि Z आपकी 15 ओम है,
और आपसे पूछ रहा है शक्ति गुणांक। दोस्तों शक्ति गुणांक होता है कोस फाई बराबर में आर बटा में जेड। ठीक है जी, आर की वैल्यू दी हुई है आपको 12 और प्रतिबाधा है आपकी 15। तो आप 3 के पहाड़ से काट सकते हो, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो 0 आपका 8 आंसर आ जाएगा दोस्तों, भाग लगाते हो तो। अर्ध शक्ति बिंदु पर परिपथ में धारा का मान होता है IRMS का √2 गुना। दोस्तों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। दोस्तों 1 होता है, क्योंकि उस टाइम आपका जो प्रतिरोध है, जो प्रतिबाधा है वो इक्वल होती है, इसीलिए। आगे देखिए, एक LCR परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति होती है। दोस्तों ये होती है 1/2 पाई और 1/√में LC। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट बैठ रहा है, 1/2 पाई √, में LC। तो आपका दे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मुख्य स्रोत क्या है? तो इनका है मुख्य स्रोत त्वरित आवेश। निम्नलिखित में से कौन सी किरण विद्युत चुम्बकीय है? कौन सी किरण है जो विद्युत चुम्बकीय है? तो दोस्तों ये आपकी गामा किरण हो जाएगी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग नहीं है दोस्तों। कौन सी नहीं है? ध्वनि तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल भाई साहब ने दिया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है? ऑप्शन दिए हुए प्रकाश स्रोत और धातु के मध्य की दूरी पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, धातु एवं उसके पृष्ठ की प्रकृति पर। तो से ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोटोन का संवेग होता है hv/c, आपका ऑप्शन हो जाएगा। से ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की? तो किसने की दोस्तों? आइंस्टीन ने की थी। यदि फाई कार्यफलन है तो दहली तरंग धैर्य का फॉर्मूला देखो, फाई बराबर होता है दोस्तों h न्यू, तरंग धैर्य चाहिए तो c/ में लेमड़ा, लेमड़ा चाहिए तो hc/ में फाई आपका हो जाएगा, hc/ में फाई, hc/ में फाई। तो दे ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निरोधी विभव से कम विभव होने पर प्रकाश विद्युत धारा का मान हो जाता है? तो दोस्तों 0 हो जाता है। आगे देखिए, एक एन टाइप अर्धचालक है। एन टाइप अर्धचालकों में नेगेटिव होता है, मतलब ऋणावेशित होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा परमाणु दाता अशुद्धि? दाता अशुद्धि और एक होती है दोस्तों ग्राही अशुद्धि। जो 13 वर्ग के तत्व है वो तो होते हैं ग्राही अशुद्धि, और जो 15 वर्ग के जो तत्व है वो होते हैं आपके दाता अशुद्धि। तो फास्फोरस आता है 15 में, मतलब कि आपका दाता अशुद्धि फास्फोरस है। दिष्टकारी का कार्य क्या है? दिष्ट धारा को प्रत्यवर्ती धारा में बदलना। से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में कौन सा तत्व मिलाओगे दोस्तों? आप पी प्रकार का बनाना है पॉजिटिव, मतलब कि त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाएंगे। निम्न में से ग्राही अशुद्धि क्या है दोस्तों? इंडियम है। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक गेट का मतलब ये है दोस्तों, जो मूलभूत द्वारों से जो बने हैं वो कहलाते हैं सार्वत्रिक गेट। जैसे नोट हो गया, एंड हो गया, और हो गया। तो इनसे बनते हैं, एक तो नंद गेट बनता है और एक आपका नॉर गेट बनता है। यही 2 सार्वत्रिक गेट है। तो देख लीजिए, से ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ 47 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। आगे आपको 3-4 वीडियो और मिलेंगे MCQ के एग्जाम से पहले। वो सारे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। आप बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और जितना हो सके आप दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपने PDF परचेज नहीं किए भैया, तो PDF परचेज कर लीजिए। मैं बार बार आप सभी से कहता हूँ, 299 रुपये रेट है। एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक पे कर रखा है वो हमें कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी को ये सॉल्यूशन जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।